मेरे घर में वो काम करने वाली नहीं आती क्या? अरे वो मन्नू जो टेढ़ी टेढ़ी सी चलती है। देख प्रभा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तो मन्नू की बेटी को इस बार 19वां चढ़ जाएगा। देखने में तो मन्नू भी सुंदर है और तैयार होकर आए तो एक बार के लिए कोई बोल नहीं सकता कि वो बर्तन घिसने का काम करती है। अब माँ इस उम्र में ऐसी है तो बेटी का अंदाजा लगा ले तू। मेरी मान बेटी को अपनी बहू बना ले प्रभा, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और सौरभ का घर भी बस जाएगा। सौरभ की इतनी ही चिंता है तेरे मन में, यही बात है ज्योतिका। इससे ज्यादा और क्या मदद करेगी तू मेरी? हाँ, ज्यादा मत सोच। जहां तक रही सौरभ के लिए जीवन साथी ढूंढने की बात, तो वो मैं कर लूंगी। प्रभा अपने घर लौट आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया? अब क्या देख कर आ गई बाहर आप? संसार ऐसा ही है, कोई दुखी है तो कोई अनाथ। हम सबका हाथ तो नहीं थाम सकते ना प्रभा जी। सबके दुखों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दीजिए आप। किस किस का दुखड़ा सुने, किस किस की रोए। कन्हैया जी की बस्ती है, मुंह ढक के सोए। इस बार किसी और के दुख के कारण नहीं, खुद के कारण रो रही हूँ। अरे क्या कमी है मेरे सौरभ में? उससे अच्छा कोई लड़का हो सकता है क्या? हम दोनों की इतनी इज्जत करता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है, ना खाने पीने की आदत कोई, ना मुंह में एक गाली। फिर भी लड़की नहीं मिल रही। आज ज्योतिका ने सौरभ के लिए उसके काम वाली की बेटी का रिश्ता बताया। अब इस तरह से लोग मजाक उड़ाने लगे हमारा। तभी किचन में रोटी बना रहा सौरभ बाहर आता है। अरे मम्मी, तुम आ गई, सब्जी टेस्ट करके बताओ ना। पापा ने आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए बोली थी, देखो तो ठीक बनी है क्या? ये सब छोड़ बेटा, तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या बात है मम्मी, किसने रुलाया तुम्हें? चलो जरा पूजा करके आऊं मैं उसकी। हम लोगों के लिए सबसे लड़ना बंद कर दे बेटा, इसीलिए ही शायद तुझे कोई अपनी बेटी नहीं देना चाह रहा। और इतना शरीफ मत बन। माना मैंने ही तुझे ऐसे संस्कार दिए थे, पर अब लग रहा है इस समाज में ऐसे संस्कार वालों के लिए कोई जगह ही नहीं है। राक्षस हो गए सब राक्षस। अब पहेलियां ही बुझाती रह जाती है, इसीलिए इसे कुछ डायरेक्ट समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ बेटा, पहली बात तो ये जो तू कपड़े पहनता है ना, इससे उम्र में थोड़ा ज्यादा दिखता है, तो थोड़े लड़कों की तरह रहना शुरू कर। और ऑफिस से सीधा घर आने की जरूरत नहीं है, जरा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी क्लब जा, वहां इतनी लड़कियां होती है, हो सकता है किसी से मन मिल जाए तेरा। पहले क्लब, फिर सिगरेट, फिर दारू, और दारू का नशा सर पर चढ़ा तो जो भी इज्जत मैंने आज तक बड़ों की वो सब मटिया पलट कर दूंगा मैं खुद ही। मुझे क्लब जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, पर सिर्फ वहां जाने से नहीं हो जाएगा ना। खैर, आप जिन हरकतों की बात कर रहे हैं ना, ये सब कोशिशें पहले कर रखी है मैंने। वहां पार्टनर भी वैसे ही मिलते हैं जो कुछ ज्यादा ही समझदार हो। सबको प्रॉपर्टी की बात करनी होती है। और मेरे साथ क्या आप दोनों खुश नहीं है? क्यों लानी है बहू? छोड़िए इस बात को, मिट्टी पाइए और मेरे हाथों के बने आलू परवल की सब्जी और पराठे खाइए। अपनी हंसी मजाक से सौरभ अपने घर का माहौल फिर से हरा भरा कर देता है और नाश्ते के बाद अपने काम पर निकल जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथों में जादू है। सिस्टम टच किया नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पता है, इस काम में पिछले 1.5 घंटे सेट की हुई थी मैं। कसम से, तुम्हारी लाइफ में जो लड़की आएगी ना, किस्मत वाली होगी। गॉड ब्लेस यू। जिसे आना था वो 7 साल पहले आकर जा चुकी है और अभी फिलहाल उसका बच्चा 4 साल का है, तो इस बारे में बात रहने देते हैं। तभी मैनेजर वहां आता है। ऐसे कैसे रहने देते हैं सौरभ? मुझे तो वही तो पसंद आ गया है। मेरे दूर के रिश्तेदार में ही पड़ते मामा जी। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग फैमिली नहीं है, पर अच्छे सभी लोग हैं। मामा जी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रह रही, तो वो चाह रहे हैं कि नियति की शादी कर दे। शी इज जस्ट 24 नाउ। अगर आपसे कनेक्ट फैमिली है तो मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है सर, पर 24 साल की लड़की मुझसे बहुत छोटी है, ये गलत हो जाएगा। अरे डोंट वरी, हम उससे कुछ छुपा नहीं रहे। मैंने उनको प्रॉपर्ली बता दिया है तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी फोटोज दिखा दी है, तुम कैसे हो, सब कुछ बता दिया है। इनफैक्ट तुम्हारी फोटो देखकर ही लड़की ने हाँ करी है। भगवान कोई रिश्ता मिल रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम एक बार लड़की के फैमिली से मिल लो, अगर नहीं समझ आए तो मना कर देना। नियति का परिवार तो इस रिश्ते के लिए तैयार बैठा था। दोनों परिवार में सबसे पहले फोन पर बातचीत होती है। मैं नियति के पापा, मेरे भाई, मेरे जेठ जी, जेठानी जी, ननद, हम लोग आ रहे हैं, एक बार परिवार देख ले। और नियति? लड़की को कैसे ला सकते हैं बहन जी? लड़कियों को इस तरह से लड़की के यहाँ लेकर नहीं जाया जाता ना। लड़की के माँ बाप लड़की को पसंद करते हैं। पसंद माँ बाप करते हैं और फिर पराया घर में लड़की को उसी लड़की के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं, ये तो गलत है ना। पता नहीं आपको इस घर में क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, आप उसे किस तरह अपनी बेटी को समझाएंगी और वो क्या समझेगी। इससे अच्छा उसे साथ ही लेकर आइए, और आने जाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ।
ड्राइवर आपको सबसे सेफ रास्ते से लेकर आएगा। अरे नहीं बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, अगली सुबह नियति का पूरा परिवार सौरभ को देखने उसके घर पहुंच जाता है। नियति, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। पर शर्त लगा लो, अभी भी दिमाग मेरा ही तेज होगा। यू नो, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है। मेरी फ्रेंड्स की शादी तो 18-19 में हो गई थी, बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, वो चाहते थे कि मैं पढूं। एंड एज आप लोगों को मेरे आगे पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ नियति के कॉन्फिडेंस से समझ जाता है कि उसके अंदर शादी को लेकर कोई डर नहीं है और वो शादी को तैयार हो जाता है। धीरे धीरे नियति सौरभ के घर पर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। तो कहाँ जा रहे हो तुम? किचन में। ऑफिस जाने के पहले ज्यादातर नाश्ता मैं ही बनाता हूँ। चुपचाप से बैठो यहाँ, बड़े आए नाश्ता मैं बनाता हूँ। जानती हूँ मैं कि नाश्ता बनाती हो कि तुम। जाकर पहले बाल कटवा कर आओ, कैसे भूत जैसे दिख रहे हो। मैं नाश्ता बनाकर आती हूँ। सौरभ की फैमिली में बस 3 ही लोग थे, तो कौन ही उससे इस तरह से बात करता। उसके चेहरे पर नियति की डांट खाकर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो सैलून चला जाता है। कुछ देर बाद जैसे वो घर लौटता है, अरे सौरभ बेटा, नियति ने कितना कुछ बनाकर तैयार किया। मैंने कितनी बार मना किया, जल वल जाएगी तो डर लगता है भाई, पर मानती नहीं। तो क्यों मानू? सच कहूँ तो मम्मी जी, आपके दिल से बड़ा तो छिपकली का दिल होगा, इतना कौन डरता है। चलिए अब जल्दी से खाना शुरू कीजिए, वरना अगर इडली ठंडी हो गई ना तो मजा नहीं आएगा। पूरा परिवार मिलकर सांबर, इडली, चटनी और बड़े का मजा लेता है। इस तरह चम्मच से इडली कौन खाता है पतिदेव? जब तक इडली को काट कर 4 टुकड़ों में बांटा ना जाए, उसके ऊपर चटनी, सांबर और मसाले डाले न जाए, फिर तिनकी से उठाकर खाया न जाए तो क्या मजा। आहा। नियति रोड स्टाइल इडली के 2 प्लेट तैयार करती है, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए। जैसे ही सौरभ पहली बाइट लेता है, उसकी शर्ट पर इडली का पीस गिर जाता है और कपड़ों पर लग जाते हैं दाग। वाह भाई वाह, आज ही बाल कटाए और आज ही खाना कपड़े पर गिर गया। चलो इस बहाने कपड़े को तो चेंज करोगे, वरना फिर से यही शर्ट पहनकर ऑफिस चले जाते, है ना। वैसे सौरभ, दाग अच्छे हैं। पगली है मम्मी है। देख लो मम्मी जी, आप तो कहती थी ये कभी किसी को बुरा नहीं के बोलते। देखो मुझे कैसे पगली बोल रहा है। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, मेरे बेटे को तू बदल रही है, मेरे पगले की पगली। प्रभा के घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जिस खुशी को वो लोग अपने बीच खोया हुआ महसूस करते थे, अब वो लौट आई थी नियति के रूप में। शाम को नियति टीवी देख रही थी। ये ले बहू कुछ रुपए, जाकर बर्गर खाकर आ जा, इतने में हो जाएगा ना। हाँ मम्मी जी, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा है? वो फोन पर तो कब से बर्गर के फोटो देख रही थी ना, तो मैं समझ गई। मैं तो तुझे रोज बाहर खाने के पैसे दे दूं बेटा, पर उससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। बहुत डर लगता है, माँ का दिल है ना। नियति अपनी सास के गले लग जाती है और फिर आराम से बर्गर का मजा खाने चली जाती है। रात को दिन भर उत्पात करने के बाद नियति अपने कमरे में आती है। सौरभ उसके दोनों पैरों को उठाकर अपने पैर पर रख लेता है। मेरे पैरों की मालिश करना चाहते हो? पर सोचना मत कि मैं एक फूटी कौड़ी भी दूंगी, क्योंकि मेरे पास है नहीं। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। और हाँ, तुम्हारे पैरों की मालिश तो करना चाह रहा हूं मैं, पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये छोटे छोटे पैर दिन भर यहां से वहां कूदते फांदते थक जाते होंगे ना। वैसे मैं क्या कह रहा था नियति, अगर किसी को प्रपोज करना हो तो कैसे करना चाहिए? प्रपोज करना हो तो उसके हाथों पर अपना हाथ रखना चाहिए, फिर उसके करीब जाना चाहिए, उसके गालों के पास। ऐसा कहते हुए नियति सौरभ के हाथों को अपने हाथों में लेती है और उसके गाल के पास जाकर तान में जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। पागल कर देगी ये लड़की मुझे। कैसे करूं तुम्हें प्रपोज मैडम? तुम तो बंदरिया हो, बंदरिया, जो कभी यहाँ कभी वहां। पर अब और नहीं, शादी को 4 महीने हो गए, अभी तक प्रपोज नहीं किया मैंने अपनी वाइफ को। पता नहीं हाँ बोलेगी या क्या बोलेगी, कहीं फिर से कान में चिल्लाकर भाग ना जाए। अगली सुबह सौरभ, वो लड़का जो भूल चुका था कि उसके अंदर भी बचपना हो सकता है, शीशे के सामने खड़ा होकर खुद की ग्रूमिंग कर रहा था। वो मैं कह रहा था कि आई लव यू। जी, ऐसे कहा तो पक्का चप्पल फेंक कर मारेगी मुझे। तो रोमांटिक घुटनों पर बैठ जाऊंगा, फिर कहूंगा ये दिल और जान सब तुम्हारा है, तुम मेरी हो। अरे मम्मी तुम कब आई? मतलब मियाँ बीवी के कमरे में अब माँ नहीं आ सकती। अच्छी प्रैक्टिस थी वैसे, पर ऐसे अगर तेरे पापा ने भी मुझे प्रपोज किया होता ना तो मैं मना कर देती बेटा। पर प्यार जब होता है तो सब हो जाता है, जैसे तुझे हो गया है। अपनी पत्नी के सामने जा, जो मन में आए बोल दे। प्यार तो ऐसा एहसास है जिसे जिस माला में पिरो दो वो उसी का आकार ले लेता है। नियति तुझे समझती है, वो तेरे टूटे फूटे लफ्जों को भी समझ जाएगी।
तेरी तितली पार्क गई है, जाकर प्रपोज करते, और हाँ एक बर्गर ले जाना, उसे बड़ा पसंद है। सौरभ बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर करता है और भागता वो अपनी प्यारी नियति के पास पार्क में पहुंचता है। वो चेयर पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। तुम जानते हो ना करण, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, और तुम्हें तो कभी नहीं। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, थोड़ा वक्त दो ना मुझे। सौरभ बुरा नहीं है, मैं उसे सारी बातें बता दूंगी और मुझे पता है वो समझेगा। तुम अपने पति को अपने आशिक के बारे में बताओगी और वो तुम्हें जाने देगा? तुम्हें पता है वो मेरी क्या हालत करेगा? अगर ये बात तुम्हारे पापा तक गई ना तो तबीयत का क्या कर, वो लोग तुम पर ससुराल में ही रहने का प्रेशर बना देंगे। इन सब झंझटों से तो भागकर तुम यहाँ आई थी, क्यों बेकार में अच्छी बन रही हो? भाग जाओ ना वहां से। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना करण, थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं 1-2 हफ्तों में सौरभ को सब कुछ बता दूंगी, और वो नहीं माना तब भी उसे छोड़कर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। नियति और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की बातचीत सौरभ के कान में पड़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाता है। वो एक पल भी वहां नहीं रुकता और भागता हुआ अपने घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? सौरभ बेटा क्या हुआ? अच्छा, पत्नी ने आई लव यू का रिप्लाई नहीं दिया इसलिए पतिदेव रो रहा है। यह भी अच्छा है, तब तो अच्छे से रोना चाहिए तुझे, और 10 बार जाकर पैर पर पड़कर उसे मनाना। हम दुल्हनिया खो चुके माँ, तुम्हारी बहू किसी और से प्यार करती है। ये शादी, ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के लिए की। अब वक्त आ गया इस पंछी को आजाद छोड़ देने का। नियति इस पेड़ पर सिर्फ दाना चुगने आई थी, उसका घोंसला कहीं और है माँ। ये क्या नौटंकी है? जब आशिकी कहीं और करनी थी तो 4 महीने उसने तेरे जीवन को बर्बाद क्यों किए? मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। समधन और समधी जी को फोन लगा। 4 महीने में तुम्हें अपना खोया हुआ बेटा भी तो मिल गया ना माँ। मुझसे प्यार करती है ना तू, इस बात को कभी भी किसी के आगे मत आने देना, और नियति को अपनी बेटी मानकर विदा कर दे। नियति वापस अपने ससुराल लौट कर आती है। ससुराल में सब कुछ वैसा ही था। मम्मी जी नाश्ता बना लूं? क्यों आदतें बिगाड़ती है मेरी बेटा? एक दिन तो ये चिड़िया उड़ जाएगी, पर मेरी तो आदत बिगड़ जाएगी ना। ये क्या कह रही है आप? नियति आपकी बेटी सिर्फ बोलने भर है, वैसे तो ये बहू है और बहुएं कहीं नहीं जाती। आगे जाकर इसके और सौरभ के बच्चे होंगे, और वो क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, उसी का कहकर बहू भी चली जाएगी, फिर हम बूढ़े बूढ़ी को ही साथ रहना होगा। तू जा बहू, आराम कर, मैं और सौरभ मिलकर कुछ बना लेंगे। नियति अपने कमरे में चली जाती है। ओहो, सौरभ डायरी भी लिखने लगा क्या? क्या लिखा है? कहीं कोई एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं? वैसे मुझे तो करण मिल चुका है, अब सौरभ को अकेले छोड़ना भी सही नहीं है। इसकी सेटिंग इसकी किसी गर्लफ्रेंड से करवा दूंगी, फिर सौरभ भी खुश, मैं भी खुश। नियति इस डायरी को खोलती और पढ़ना शुरू करती है। आज फेरे हो गए, मैं और नियति आज से पति पत्नी है। आज से ठीक 7 साल पहले जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी शादी कहीं और हो गई, क्योंकि 5 साल बाद उसे मैं कम पसंद आने लगा। खैर ये बीती बात रही, पर मैं वादा करता हूं कि अपने पास्ट का असर कभी अपने प्रेजेंट पर नहीं आने दूंगा। बीवी, माँ, बेटी, दोस्त, गुरु, अब जो जरूरत पड़े वो सब बन जाऊंगा। मैं नियति के लिए बदल जाऊंगा। सौरभ का लिखा हुआ ये लेटर पढ़कर नियति फूट फूट कर रोने लगती है। ये बहुत गलत कर रही हूं मैं, कितना अच्छा परिवार था 3 लोगों का, मुझे बीच में क्यों आना था? तभी कमरे में महेंद्र और बाकी सभी खाने की प्लेट लेकर आते हैं। अरे बेटा जी, आज खाना आप ही चख कर बताओ, मैंने भी पूरी भागीदारी दी है। मतलब आटे को जब तुम्हारी सास गूंथ रही थी ना, तो पानी मैं ही तो डाल रहा था। पापा जी आप भी ना। पता है जब मैं रसोई में गया ना, तो तेरी सास कह रही थी, जो आज तक रसोई में नहीं आया आज कैसे आ गया? तो मैं अभी बता देता हूँ, बहू के लिए रसोई के अंदर गया हूँ, पोते या पोती के लिए रोज जाऊंगा, उनका खाना हमेशा मैं ही बनाऊंगा। ये बातें तो ज्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। पापा जी वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे भी पता चला मैं माँ नहीं बन सकती। क्या? मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा, ऐसी बहू को आप लोग क्या करेंगे जो आगे जाकर आप लोगों को वारिस ना दे सके? सौरभ की दूसरी शादी करवा दीजिए पापा जी, मैं डॉक्टर से ही मिलकर आ रही हूँ। बेटा ये कमी अगर मेरे बेटे में होती तो ऐसी फालतू बातें नहीं बोलते। भगवान पर भरोसा रख, उसे जिसे धरती पर भेजना होता है भेज ही देता है, वरना देख कहाँ तू थी कहाँ हम थे, कभी लगा था कि इस घर की बहू तू बनेगी? दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, ऐसे ही 1 हफ्ता निकल जाता है। तुम नहीं आना चाहती क्या मेरे पास? तो साफ साफ बोलो ना, तुम्हारा मन उस बूढ़े के साथ लग गया है, क्योंकि उसके पास घर है, प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं है।
मैं पूरी तरह सेटल नहीं हूं ना। मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, तुम ही ने कहा था करण शादी कर लो। कुछ वक्त चाहिए, इस तरह मैटर भी सुलझ जाएगा और मैं यहाँ से भागे तो सब और बिगड़ जाएगा। यहाँ चीजें संभालने में वक्त लगेगा। मैंने तो ये भी कह दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। ये लोग फिर भी मुझसे नाराज नहीं है। मैं सबसे अजीब तरह से बिहेव करने लगी हूँ, फिर भी ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुमसे मिलना है, अभी क्या भी आओ। क्या बोल रहे हो करण, रात के 11 बज रहे हैं। मेरे सास ससुर बाहर हॉल में है और मेरा पति दरवाजे पर। पति? वो तुम्हारा पति है? फिर तो कहीं तुम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा तो कुछ। करण की ये बात पूरी होने के पहले ही नियति फोन रख देती है। उसके दिमाग में वो सारे लम्हे चक्कर काट रहे थे जो उसने करण के साथ बिताए थे। वो अपनी अलमारी खोलकर बैग पैक करना शुरू कर देती है। भागूंगी नहीं, सभी के सामने से जाऊंगी। शायद इन लोगों के धुतकार से ही मेरा प्रायश्चित हो जाए। नियति अपना बैग लेकर सभी के सामने हॉल में आती है। सौरभ उसे देख रहा था। प्रभा की नजर भी उसी पर थी। वो भागती हुई सौरभ के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो सौरभ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। वो शादी जो किसी और कारण से हुई थी, वो रिश्ता जो किसी और कारण से बना था, अब नियति से छोड़ा नहीं जा रहा था। वो परिवार जिसमें नियति बहू बनकर आई थी, वहां उसे इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला कि अंत में नियति उस घर को छोड़ ही नहीं पाती और सौरभ के साथ ही हमेशा के लिए रह जाती है। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, कुछ नहीं होगा, मैं आज तक नहीं गई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं कहीं ना कहीं जा सकती हूँ ना। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जा सकती। अरे बेशक तुम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो गई हो, हमारे लिए तो हमेशा बच्ची ही रहोगी। ये कौन सी बात होती है, मतलब मैं बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकती, बस मुझे धरती पर ऐसे ही लाकर रख दिया है। तुम्हें कहते थे कि स्कूल से सीधा घर आना है और घर से सीधा स्कूल, उसके बाद कॉलेज में भी वही बात सुनने को मिली। स्कूल की जगह कॉलेज शब्द बदल गया और अब नौकरी करती हूँ तो उसमें वहां पर ऑफिस शब्द यूज हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया। अरे भला जिंदगी में बदलाव लाकर तुझे करना क्या है? तुझे जो भी करना है कल को शादी के बाद करना। यहाँ मायके में ये सब नहीं चलने वाला। तुझे कहीं पर भी किसी के साथ भी किसी ट्रिप पर नहीं जाना है। मम्मी ऐसा मत करो प्लीज। होगा तो ऐसा ही बेटा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? मेरी सारी फ्रेंड्स भी तो जा रही हैं, मुझे जाना है मम्मी। मुझे नहीं पता, मैं एक बार अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तुम्हें जो करना है शादी के बाद करना और अपने ससुराल जाकर करना, और ये सब तेवर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तेवर दिखाने हैं बाद में अपने ससुराल वालों को दिखाना। यहाँ पर तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। तुम्हें जहां घूमना है अपने पति के साथ घूम सकती हो। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और प्रीति पैर पटकते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मैं तो सच में यहाँ पर जाकर परेशान हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी, और मुझे तो लगता है ससुराल जाने से पहले मैं पागल खाने में ही पहुंच जाऊंगी। उसके बाद प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब वो अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी तब, अरे यार प्रीति, तूने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तेरा तो हर बार का है, तू कभी हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जाती, हर बार हमारे साथ ट्रिप पर जाने से मना कर देती है। हाँ यार, अब तो हम बड़े हो गए हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब तो हम बाहर अपनी मर्जी से घूमने जा सकते हैं, और फिर हम अकेले थोड़ी हैं, इतने सारे लोगों का ग्रुप है, हम भी तो जाते हैं ना। अरे अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मुझे तो जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो करना है शादी के बाद करना है, जहां जाना है शादी के बाद ही जा सकती हूँ, बस यही सब सुनने को मिलता है। तुम लोग कोशिश करो ना मेरी मम्मी को मनाने की। प्रीति के ऐसा कहने पर सीमा और नेहा दोनों एक साथ कहती हैं, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम भूल गई क्या पिछली बार क्या हुआ था? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। आंटी जी, हम ये कह रहे थे कि हम सब घूमने जा रहे हैं, तो क्या हम प्रीति को भी ले जा सकते हैं? ऐसी बात सुनकर सुनीता तिरछी निगाहों से देखती है। कहाँ घूमने जा रहे हो और कब तक वापस आ जाओगे? कुछ नहीं आंटी जी, बस हम वाटर पार्क जा रहे हैं और शायद रात के 7-8 बजे तक वापस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, प्रीति कहीं नहीं जाएगी, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोगों को भी कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी तुम्हारी कोई उम्र है वाटर पार्क जाने की? अरे अभी तो तुम कॉलेज में हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये सब घूमने फिरने में ध्यान रहता है तुम्हारा? लाओ तुम अपने मम्मी पापा का नंबर मुझे दो, मैं उनसे बात करूंगी। उन्हें भी समझना चाहिए कि अभी तुम्हारा पढ़ाई पर ही ध्यान देना बहुत जरूरी है, तुम्हारे एग्जाम पास आने वाले हैं।
नहीं आंटी जी, मम्मी पापा से बात करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपकी बात समझ आ गई, हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, तुम दोनों तो बहुत प्यारी बच्ची हो, कितनी आसानी से मेरी बात मान गई। देखो बेटा, जिंदगी में सिर्फ घूमना फिरना ही सब कुछ नहीं होता। अभी पहले तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए। इतना ही तुम्हें शौक है घूमने फिरने का तो हर रोज सुबह उठकर मंदिर जाया करो। बाप रे, आज भी मुझे याद है वो पुराना दिन जब तुम्हारी मम्मी शुरू हो गई थी और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे 3 से 4 घंटे तक हमने सिर्फ एक ही बात पर लेक्चर सुना था। शुक्र है हमने अपने मम्मी पापा का नंबर नहीं दिया था। अगर हमने अपने मम्मी पापा का नंबर दे दिया होता तो क्या पता उस टाइम पर हमारे मम्मी पापा भी हमें जाने से मना कर देते, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इसलिए हम तो तुम्हारी मम्मी से बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर बस हो गया, अब तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, मैं आराम से घर पर बैठकर मूवी देखूंगी। प्रीति का अपने दोस्तों के साथ जाने का बहुत मन था, लेकिन उसके जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक बार प्रीति के पास उसकी सहेली का कॉल आता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। कोई बात नहीं, हो सका तो मैं पार्टी में तो जरूर आ जाऊंगी, इसके लिए भला मुझे कौन ही मना करेगा। प्रीति नीचे जाती है जहां डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे और ये सारी बात बताने के बाद, नहीं, गजब बेइज्जती है, आप तीनों ने तो पूरी बात सुने बिना ही मुझे एक बारी में ही एक साथ मना कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम पूरी रात बाहर रहने की बात कर रही हो। रात को 10 से 11 बजे भी कोई घर वापस आने का टाइम होता है। आपको पता भी है पापा, तो मैं तो फिर भी 10 या 11 बजे रात को घर वापस आने की बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी सब तो 10 या 11 बजे ही रात को घर से बाहर निकलते हैं पार्टी में जाने के लिए, और इतने बजे उनकी पार्टी शुरू होती है। बाकी जगह होता होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम दिन में जा सकती हो और शाम को तुम्हें 5 बजे से पहले ही घर वापस आना होगा। ये बात सुनकर प्रीति उतनी कुछ हैरान नहीं होती है। अरे, जब 5 बजे तो कोई वहां पर पार्टी में भी नहीं आएगा, तो मैं 5 बजे घर वापस कैसे आ सकती हूँ? पार्टी ही रात को 8 बजे शुरू होगी, तो क्या मैं वहां अकेली जाकर घूम फिर कर खुद ही 5 बजे से पहले वापस घर आ जाऊं? हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, तुम ऐसा भी कर सकती हो। हाँ, मुझे ये सब एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो शायद आप इस बारे में मान जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं तो गलत सोच रही थी। मुझे तो घर में कैद कर दिया गया है, उसके अलावा मुझे कुछ भी करने की इजाजत तक नहीं है। तुम्हें जो करना है शादी के बाद करना। अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम अपने ससुराल वालों के साथ जा सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। ये भला कौन सा नियम कानून है कि जो भी करना शादी के बाद करना? शादी से पहले क्या इंसान का कुछ मन नहीं होता? क्या उसकी कोई इच्छा नहीं होती? देखो प्रीति, तुम्हें इस तरह इतनी बहस नहीं करनी चाहिए। अभी से पहले हमें तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो तेवर दिखाना है तुम अपने ससुराल वालों को दिखाना। अब तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और आगे से इन सब चीजों के बारे में कभी बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रीति के घर वाले उसे कुछ भी करने नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब प्रीति के घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया था और उसकी शादी फिक्स कर दी थी। देखो बेटा, अब तो तुम्हारा रिश्ता भी फिक्स हो गया है। अब तुम्हें थोड़ा सावधानी से रहना होगा। अब तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप और पार्टी का ख्याल दिमाग से निकाल देना। वाह मम्मी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जैसे तो आप लोग मुझे हर रोज पार्टी और ट्रिप में जाने देते थे ना। यूं ही करते करते दिन गुजर जाते हैं और कुछ समय बाद प्रीति की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब प्रीति ससुराल आती है तब वो अपने साथ बहुत से सपने लेकर आई थी। चलो, अब फाइनली मेरी शादी हो गई है और अब मुझे ये ताने और सुनने को नहीं मिलेंगे कि मुझे अपने तेवर ससुराल वाले को ही दिखाने हैं। अब मैं यहाँ पर आजाद पंछी की तरह कहीं पर भी घूमने जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी प्रीति के लिए एक समस्या थी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब प्रीति रोहन को कहती है तब मैं कह रही थी कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। अभी तो हम घूम कर आए थे, अब दोबारा भला घूमने कहाँ जाना है? कहीं भी चल सकते हैं। तुम्हें पता है ना प्रीति कि मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकता। अभी शादी में भी और उसके बाद जब हम 2 दिन घूमने गए थे तब भी मैंने छुट्टी ले ली थी। इतनी ज्यादा लीव अलाउड नहीं होती है। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। तब प्रीति कुछ नहीं कहती और अपना बाकी घर का कामों में लग जाती है। एक दिन प्रीति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरी सहेली का बर्थडे है, तो क्या मैं उसके बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? अरे बेटा, अब कहाँ तुम्हें सहेलियों के साथ इतना मतलब रखना है। अब तो सबकी शादी हो गई है। अब क्या सहेलियों के साथ तुम घूमोगी? आज रात को मेहमान आने वाले हैं। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है सब टाइम पर करना।
अगर मेहमान नहीं आते तो तुम जा सकती थी, और वैसे फिर शाम को आने में देर हो जाएगी, सबका खाना पीना भी लेट बनेगा, इसलिए छोड़ो ये सब। पहले मायके में जितना घूमना फिरना था हो गया, अब क्या करना है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और ये बात सुनकर प्रीति को बड़ा झटका लगता है। हे भगवान, मैंने ये क्या सुन लिया? लेकिन मायके में तो मैं कभी घूमने जाती ही नहीं थी। मुझे तो हमेशा वहां पर एक लाइन सुनने को मिलती थी कि जो भी तेवर दिखाने ससुराल वालों को दिखाना। अब ससुराल वाले कह रहे कि जितना मायके में घूमना फिरना था घूम लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। इस तरह प्रीति को भी ससुराल में यही सब बातें सुनने को मिल रही थी। अब एक दिन मुझे मेरी कजिन के यहाँ एक पार्टी में जाना है। हाँ तो बहू चली जाना, लेकिन मेरे साथ कौन चलेगा? बेटा तुम्हें तो पता है मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ, हम दोनों को किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब रोहन प्रीति को लेकर तो चला जाता है, लेकिन वहां पर फिर से प्रीति को घर जल्दी जाने के लिए बोलता है। आप बार बार मुझे घर चलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना, इस तरह की पार्टी वगैरह में थोड़ा टाइम लगता ही है। क्योंकि मुझे घर जाकर ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम करना है और मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा यहाँ पर। अब ये सब तो काफी नॉर्मल है। अभी यहाँ पर आने के बाद आप इतनी अफरा तफरी मत मचाइए। हम यहाँ से आराम से ही जाएंगे जब सब खत्म हो जाएगा। देखो, अपना घमंड ना अपने मायके वालों को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे अजीब बात है, मायके वाले बोलते हैं ससुराल वालों को दिखाना तेवर, और ससुराल वाले बोलते हैं मायके वालों को घमंड दिखाना। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ बीच में। प्रीति को दोनों तरफ से ही बातें सुनने को मिली थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत परेशान हो गई थी। तब वो रोहन को कहती है, अच्छा सुनिए, मुझे अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आना है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। चलिए चलकर शॉपिंग करते हैं। तुम्हें जो खरीदना है तुम खुद जाकर खरीद सकती हो, और फिर तुम 2 दिन बाद अपने मायके भी तो जा रही हो, तुम वहां आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद कर ले आना। अरे तो मायके में ही तो फंक्शन है और वहीं पर पहनने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, इसलिए तो बाजार जाना है। मायके से बाजार कैसे चली जाऊंगी? हाँ तो कल तुम अपने मायके चली जाना और वहां से खरीद लेना सामान। मतलब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप मेरे साथ एक बार बाजार जा सके? घूमने फिरने का तो आपके पास टाइम है ही नहीं, और अब कह रहे हैं कि आपके पास मेरे साथ बाजार जाने का भी टाइम नहीं है। देखो, अब बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ये जो घमंड है ना अपने मायके वालों को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बात कही है। ठीक है, अब मुझे जाना ही नहीं है किसी के साथ। शाम को प्रीति शांति से पूछती है, मम्मी जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, आराम से, तुम्हें जो करना है इसमें भला पूछने वाली क्या बात है। जी ठीक है मम्मी जी। अब इस लेवल तक प्रीति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। 2 दिन बाद जब प्रीति अपने मायके जाती है, तब कुछ दिन मायके में रुकने के बाद उसकी दोनों सहेली उसके घर आती है, तो प्रीति उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही है? मम्मी, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। अरे बेटा, तू इस तरह थोड़ी जा सकती है, और जा रही है तो शाम को 5 बजे घर वापस आ जाना। नहीं मम्मी, अब मेरी शादी हो गई है, और आपने मुझे बोला था कि अगर मुझे घूमना है या कुछ भी करना है तो मैं शादी के बाद कर सकती हूँ। तो अब मैं शादी के बाद अपनी जिंदगी में थोड़ा चैन से घूमना चाहती हूँ। उस दिन पहली बार प्रीति कहीं बाहर घूमने निकली। आज प्रीति ने अपनी सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय किया, और वो उनके साथ मूवी भी देखती है और रेस्टोरेंट में खाना भी खाती है। आज पहली बार बाहर आकर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। इसलिए तो हम हमेशा कहते थे कि खुद के लिए भी हमें हमेशा टाइम निकालना चाहिए। तभी प्रीति के पास रोहन का कॉल आता है। मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। आखिर तुम हो कहाँ? मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने आई थी। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद मैं घर आ जाऊंगी। लेकिन तुम मुझे पहले बता देती ना। मैं आपको क्या बता देती पहले? आपने ही तो मुझे कहा था कि मुझे जहां भी जाना है जाऊं। मैं अपने मायके में जाऊंगी तो वहां से जा सकती हूँ कहीं भी, तो इसलिए मैं यहाँ आने के बाद अपनी सहेलियों के साथ शौक में पर आ गई। सोचा मूवी देख लेती हूँ। कभी आप भी अभी आराम से सो जाना, हम कल सुबह वापस चलेंगे। इतना कहकर प्रीति कॉल कट कर देती है। मानना पड़ेगा, इस बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही है, वरना पहले तो तुम अपने घर वालों को कुछ भी बोलने से पहले सोचती थी। अरे अब क्या सोचा है, शुरू से मायके वालों की सुनी है और अब ससुराल वालों की सुन रही हूँ। इन्हें भी मेरे साथ कहीं जाने को एक बड़ा काम लगता है, तो अब मैंने सब छोड़ दिया। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे ना अब ना मायके वालों की सुननी है और ना ही ससुराल वालों की। अब जो भी करना है मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी बस। तो फिर चलो नई प्रीति के लिए एंजॉय करते हैं। अब इस तरह प्रीति आराम से एंजॉय करने के बाद घर वापस आती है।
अब वो कहीं पर भी जाने से पहले किसी से पूछती नहीं थी। एक दिन वो शॉपिंग करके घर वापस आती है। आज तुम कहाँ गई थी? मैं तो पड़ोस वाली शिखा के साथ शॉपिंग करने गई थी। तो तुमने मुझे बताया नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मुझे कुछ सामान लाना था। अब आप हमेशा रहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले चली गई। इसलिए मैंने आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि हर बार आप यही बोलते हो। लेकिन फिर भी अब इतनी सी बात पर बहू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी, लेकिन फिर भी मुझे बता देती तो सही रहता ना। अच्छा ठीक है, मुझे अभी खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। उसके बाद प्रीति अंदर जाकर अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रीति के पास कॉल आता है। हाँ बोलो सीमा, तुमने कैसे मुझे याद किया? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बता रही थी कि क्या तुम अगले हफ्ते पार्टी में चलोगी? अलग थीम में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ बिल्कुल चलूंगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या बात है प्रीति, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो हमें हर रोज एक नया सरप्राइज दे रही हो। मुझे तो तुम्हारा अब एक अलग ही नया रूप देखने को मिल रहा है। अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हें मेरा हर रोज नया रूप ही देखने को मिलेगा। मायके वाले हमेशा कहते थे जो करना है करो, ससुराल में करना तो अब मुझे जो करना है कर सकती हूँ, मैं ससुराल में करूंगी। और यहाँ पर ससुराल वालों को ये परेशानी होती है कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, बस उन्हें डिस्टर्ब ना करूँ। तो इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अब मैं नहीं किसी को सुनने वाली। ठीक है, तो फिर हम तीनों का तो फिक्स है, अब हम तीनों जाकर एंजॉय करेंगे। इस तरह प्रीति अब अगले दिन पार्टी में जाती है।